Care of dying patients. This video is for BSc first year. This is the revision class. Organ donation. A person 18 years or older and of sound mind can donate all or any part of their body for the following purpose. तो ऑर्गन डोनेशन 18 साल के ऊपर जो भी हो और जिसका माइंड जिसके पास साउंड माइंड है, साउंड माइंड मतलब जो कॉन्शियस है और अपने लिए कोई भी फैसला ले सकता है, वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है फॉर द फॉलोइंग पर्पस. फॉर मेडिकल और डेंटल एजुकेशन. अब कुछ लोग ऑर्गन्स डोनेट करते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस. एजुकेशनल पर्पस जैसे कि जो भी मेडिकल स्कूल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर स्पेसिमेंट्स होते हैं, ऑर्गन्स के स्पेसिमेंट्स होते हैं और उन ऑर्गन्स के स्पेसिमेंट से बच्चों को सिखाया जाता है एनाटमी और फिजियोलॉजी में. तो फॉर मेडिकल एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन. रिसर्च. अब रिसर्च के लिए भी कोई अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है, जैसे कि कभी किसी डिज़ीज़ का रिसर्च करना है या किसी दूसरी चीज़ का रिसर्च करना है, कुछ दवाइयों का रिसर्च करना है, ये देखना है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इस ऑर्गन पर, तो वो अपने ऑर्गन को उस पर्पस के लिए भी डोनेट कर सकता है. एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल और डेंटल साइंस. अगेन रिसर्च होगा तो ही एडवांसमेंट होगा मेडिकल और डेंटल साइंस में. तो एडवांसमेंट के लिए भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है. थेरेपी एज इन अगर किसी को कुछ देखना है कि इस थेरेपी का क्या फ़ायदा होता है, कुछ रिसर्च करना है, तो तब भी वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है. ट्रांसप्लांटेशन. ये मेन पर्पस होता है ऑर्गन डोनेशन का, ट्रांसप्लांटेशन, ताकि कोई दूसरा हमारे ऑर्गन्स को यूज़ कर सके और अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके. The request for organ donation should be done by the patient in the presence of a physician or a nurse. और पेशेंट ही रिक्वेस्ट कर सकता है ऑर्गन डोनेशन के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ अ फिजिशियन और एक नर्स के सामने होते हुए. ऑर्गन्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी फॉलोइंग द डेथ कैन नॉट बी सोल्ड. और ऑर्गन्स जो रिमूव होते हैं बॉडी से आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट, उन्हें हम बेच नहीं सकते. ऑर्गन्स को बेचा नहीं जा सकता. इट इज़ इलीगल. All organ donation are voluntary and there should not be any compulsion for the patient or the family members. और जितना भी ऑर्गन डोनेशन होता है वो वॉलंट्री होता है. वॉलंट्री मतलब पेशेंट खुद से बोल कर करता है और किसी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती उनके ऊपर या उनकी फैमिली मेम्बर पर नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑर्गन डोनेशन. ऑर्गन्स यूजुअली डोनेटेड आर. कौन से ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं? किडनी से डोनेट कर सकते हैं, हार्ट, लंग्स, लिवर, बोन, कॉर्निया, ये सारे ऑर्गन्स. स्किन भी आजकल स्किन भी हम डोनेट कर सकते हैं. तो ये सारे ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं. ऑर्गन डोनेशन शुड टेक प्लेस विद इन 2 to 6 hours आफ्टर द डेथ. और डेथ के 2 से 6 घंटे के अंदर ही ऑर्गन डोनेशन हो जाना चाहिए. काउंसलिंग फॉर ऑर्गन डोनेशन. अब काफ़ी लोगों को पता नहीं होता ऑर्गन डोनेशन क्या है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को काउंसिल करें अबाउट ऑर्गन डोनेशन. Organ transplantation is truly one of the miracles of modern medicine, saving the lives of many patients and improving the quality of life for many more. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी और की जान बचा सकते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. Given the ever-increasing gap between the number of organs needed and the supply, nurses have an ethical obligation to help ensure that the desires of people who want to donate organs are respected. तो आजकल ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को ऑर्गन चाहिए उनका नंबर ज़्यादा है और जो ऑर्गन देते हैं उनका नंबर बहुत कम है. तो ये चीज़ हमें इक्वल करने की कोशिश करनी है. नर्सेस हैव टू इंश्योर दैट द कंसेंट प्रोसेस इज़ इन्फॉर्म्ड एंड वॉलंटरी. और हमेशा
हम काउंसलिंग कर सकते हैं सिर्फ ऑर्गन डोनेशन के लिए। हम पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और आप किसी की जान बचा सकते हैं, ये सब चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन हम उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमें उनसे एक कंसेंट भी साइन करवाना होता है ऑर्गन डोनेशन से पहले, और वो कंसेंट वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब वो खुद होकर अपना सिग्नेचर दें, किसी के दबाव में आके ना दें। Information to the patient should consist of a balanced discussion of the available option and counseling to help patients or their families reach the choice that is best for them, including the provisions of the information about the urgent need for organs and the consolation that many families derive from knowing that their loved ones was able to help others. तो हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स या पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आपके मरने के बाद भी आपके ऑर्गन्स जीवित रहेंगे और वो किसी और की हेल्प कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम उनको कंसोल कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। मेडिको लीगल इश्यूज़। अब मेडिको लीगल इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन, एल्डरली या फिर स्पाउस। अब्यूज़ में हर तरीके का अब्यूज़ आ गया, फिज़िकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़। हर तरीके का अब्यूज़ इज़ अ मेडिको लीगल इशू। ड्रग रिलेटेड इंजरी, कोई ड्रग रिलेटेड इंजरी हो, ड्रग की वजह से किसी की डेथ होती है या कोई ड्रग ओवरडोज की वजह से एडमिट होता है, इवन दैट इज़ अ मेडिकल लीगल इशू। अननोन कॉज ऑफ डेथ, और एकदम से अचानक से किसी की डेथ हो जाए, कोई कॉज ही नहीं पता किसी की डेथ का, इवन दैट इज़ अ मेडिको लीगल इशू। सुसाइड, वायलेंट डेथ, पॉइजनिंग, एक्सीडेंट्स, सस्पिशन ऑफ क्रिमिनल एक्शन। ऑब्टेन डेथ रिपोर्ट्स। तो अगर कोई मेडिकल लीगल इशू होते हैं तो हमें क्या हेल्प करनी है। सबसे पहले तो डेथ रिपोर्ट्स ऑब्टेन करनी है। देन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द नेचुरल डेथ एंड इन्फेंट चाइल्ड डेथ। तो वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द डेड बॉडी एंड वी नीड टू इन्वेस्टिगेट regarding any sexual assault, child abuse, और हमें क्या करना है कि हमें बॉडी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है। अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट है तो सेक्सुअल असॉल्ट का भी पता चल जाता है। फिज़िकल असॉल्ट है तो बॉडी पे मार्क्स होंगे, सेक्सुअल असॉल्ट है तो पेरिनियल रीजन में मार्क्स होंगे और सैम्पल्स होंगे, सीमेन सैम्पल्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। कोलैबोरेटिव विद ऑर्गन टिश्यू प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़। तो इसके साथ साथ वो सारे सैम्पल्स को कलेक्ट करना होता है और सैम्पल्स को कलेक्ट करके उसके ऊपर लिखना होता है एमएलसी मतलब मेडिको लीगल केस, और कलेक्ट करके उन्हें लैब में भेजना होता है ताकि वो लैब में रिपोर्ट सही से बना सकें। नर्सेस का यही काम होता है कि डॉक्टर्स की हेल्प करना एट द टाइम ऑफ एनी मेडिको लीगल इशू अराइजेस, इन्वेस्टिगेट करना बॉडी को और एग्ज़ामिनेशन करना, एग्ज़ामिनेशन एज इन फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना, और सैम्पल्स को कलेक्ट करके सैम्पल्स को लैब में भेजना। ऑटोप्सी इज़ अ पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन। ऑटोप्सी को हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, और इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जिकल प्रोसीजर दैट कंसिस्ट ऑफ अ थोरो एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज एंड द मैनर ऑफ डेथ एंड टू इवैल्यूएट एनी डिजीज और इंजरी दैट मे बी प्रेजेंट. It is usually performed by a specialized medical doctor called the pathologist. तो ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम डेड बॉडी का थरो एग्जामिनेशन करते हैं. उसको हम डेड बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को भी एग्ज़ामिन करते हैं, बहुत अच्छे से एग्ज़ामिन करते हैं. और किस लिए एग्ज़ामिन करते हैं? डेथ का कॉज पता करने के लिए कि किस वजह से डेथ हुई है, और डिज़ीज़ के बारे में जानने के लिए. अगर हमें किसी डिज़ीज़ कंडीशन के बारे में स्टडी करना है तो उस डिज़ीज़ कंडीशन के बारे में स्टडी करने के लिए भी हम ऑटोप्सी करते हैं.
और ये जो ऑटोप्सी होती है ये एक मेडिकल डॉक्टर करता है जिसे हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑटोप्सीज आर परफॉर्म्ड फॉर आइदर लीगल और मेडिकल पर्पस। तो दो पर्पसेस होते हैं, लीगल पर्पस जब हमें जानना है कि किस वजह से डेथ हुई है, और मेडिकल पर्पस जब हमें किसी डिजीज़ के बारे में स्टडी करना है, दैट इज़ द मेडिकल पर्पस। ऑटोप्सीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ऑटोप्सी को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेडिकल और फॉरेंसिक। मेडिकल जो पर्पस होता है जब हमें किसी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है और हमें जानना है कि क्यों डेथ, इस डिज़ीज़ की वजह से कैसे डेथ होती है, तो तब हमें कंसेंट पेशेंट के रिलेटिव से लेना है। और अगर फॉरेंसिक है, ऑटोप्सी लीगल पर्पस के लिए है। लीगल पर्पस मतलब हमें ये जानना है कि डेथ कैसे हुई है, तो उस केस में हमें जो कंसेंट है वो रिलेटिव से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें कंसेंट जो स्टेट है, स्टेट मतलब पुलिस वगैरह, इन सब से कंसेंट लेना होता है। An autopsy or postmortem examination is an examination of the body after death. It is performed in certain cases such as committed suicide, unknown cause of death, unknown dead bodies, homicide. Homicide मतलब the killing of one human being by another, जैसे मर्डर कर देना तब। The organs and tissues of the body are examined to establish the exact cause of death. तो organs और tissues, बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को हम एग्जामिन करते हैं ये देखने के लिए कि डेथ कैसे हुई है। टू लर्न अबाउट अ डिजीज़, या फिर हम इसलिए भी ऑटोप्सी करते हैं जब हमें किसी डिजीज़ के बारे में लर्न करना है तब भी। अ कंसेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द इमीडिएट रिलेटिव, सर्वाइविंग स्पाउस, अडल्ट चिल्ड्रन, पेरेंट्स और सिबलिंग्स। After an autopsy, hospitals cannot retain any tissue organ without the permission of the person who signed the consent form. और ऑटोप्सी के बाद अगर कोई टिश्यू या ऑर्गन हमने निकाला था एग्जामिनेशन के लिए, तो वो हम अपने पास नहीं रख सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द रिलेटिव्स। वो हमें वापस करना ही होता है, नहीं तो हमें पहले कंसेंट लेना होता है रिलेटिव से। अगर हम कोई सैम्पल्स भी ले रहे हैं डीएनए सैम्पलिंग के लिए या कोई भी टिश्यू भी ले रहे हैं, तो तब भी हमें रिलेटिव से कंसेंट लेना होता है। एम्बामिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन्स बाय ट्रीटिंग देम। तो एम्बामिंग क्या होता है? एम्बामिंग जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करने का एक टेक्निक है ये। इट इज़ अ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन्स। द इंटेंशन इज़ टू कीप देम सूटेबल फॉर पब्लिक डिस्प्ले एट अ फ्यूनरल। और ये किस लिए करते हैं? ताकि हम बॉडी को प्रिजर्व कर सकें और ताकि बॉडी जो है फ्यूनरल तक, जब तक बॉडी का फ्यूनरल होगा तब तक जो है बॉडी प्रिजर्व रह सके फॉर रिलीजियस रीजंस और फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस सच एज देयर यूज एज एनाटॉमिकल स्पेसिमेंट्स। और कभी कभी जो स्पेसिमेंट्स हम एनाटमी लैब में यूज़ करते हैं वो स्पेसिमेंट्स भी हम प्रिजर्व करते हैं, उन्हें भी हम सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं ताकि उसमें डिकम्पोजिशन ना हो, वो डीके होना स्टार्ट ना हो जाए। द 3 goals of embalming are sanitization, presentation and preservation. Embalming has a very long and cross-cultural history with many cultures giving the embalming process a greater religious meaning. तो embalming बहुत ही सालों से चलता आ रहा है। पहले जो embalming करा करते थे वो कुछ ऑयल से अभी जो एम्बामिंग करते हैं वो केमिकल से करते हैं। पिछले ज़माने में जो एम्बामिंग करते थे वो कुछ ऑयल से करते थे, जैसे कि इजिप्ट में जो मम्मीज़ वगैरह है वो भी एम्बामिंग हुए हुए हैं, इसीलिए वो आज तक डिके नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ ऑयल वगैरह यूज़ करते थे जिसकी वजह से बॉडीज़ डिके नहीं होती थी। एम्बामिंग prevents the process through injection of chemicals into the body to destroy the bacteria. तो एम्बामिंग में क्या करते हैं हम कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, और अगर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी तो बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग डेड बॉडीज फ्रॉम डीके. Injection of chemicals into the body to destroy the bacteria thereby prevents rapid decomposition of tissues.
Embalming fluids contain a mixture of formaldehyde, methanol, ethanol and other solvents. तो embalming में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, इथेनॉल और अदर सॉल्वेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं एम्बामिंग फ्लूइड्स में. Process of embalming. Embalming fluid is injected into the arteries of the deceased during embalming. तो embalming fluid हम इंजेक्ट करते हैं आर्टरीज के अंदर. Many other body fluids may be drained or aspirated and replaced with the fluid as well. और कई जगहों से, कई कैविटीज़ से हम बॉडी फ्लूइड्स को ड्रेन कर देते हैं. जो बॉडी का जो नेचुरल फ्लूइड होता है उन फ्लूइड को हम निकाल कर और एम्बामिंग फ्लूइड डाल देते हैं, एम्बामिंग केमिकल्स डाल देते हैं ताकि वहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट ना हो. The process of embalming is designed to slow decomposition of the body. The actual embalming process usually involves 4 parts. और embalming process में 4 parts होते हैं. Arterial embalming. Arterial embalming में हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं arteries में embalming chemicals. Chemicals को इंजेक्ट करते हैं arteries में, जैसे कि carotid artery में हम इंजेक्ट करते हैं. और ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम द राइट जुगुलर वेन. जो ब्लड होता है, ब्लड को जुगुलर वेन से निकाल देते हैं. बॉडी के सारे ब्लड को जुगुलर वेन से निकाल देते हैं और कैरोटिड आर्टरी में केमिकल को इंजेक्ट करते हैं. कैविटी एम्बामिंग. कैविटी एम्बामिंग में जो कैविटीज़ में जो फ्लूइड वगैरह होता है, जो बॉडी का जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड को कैविटीज़ में से निकाल कर और एम्बामिंग केमिकल्स को इंजेक्ट करते हैं. हाइपोडर्मिक एम्बामिंग. द इंजेक्शन ऑफ एम्बामिंग केमिकल्स अंडर द स्किन एज नीडेड. स्किन के नीचे भी एम्बामिंग केमिकल्स को इंजेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक एम्बामिंग. सरफेस एम्बामिंग. अब जहाँ पे इंजरी वगैरह होती है उस जगह पे हम सरफेस एम्बामिंग करते हैं, उस जगह पे एम्बामिंग केमिकल से उस जगह को रब करते हैं. सो दैट इज़ सरफेस एम्बामिंग. ये 4 टेक्निक्स या प्रोसेस थे एम्बामिंग के. Thank you. So this was the end of this chapter.